नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, औद्यानिक फसलें हमेशा लाभप्रद साबित होती रही हैं और चूँकि इधर कुछ अरसे से लोगों का रुझान औद्यानिक फसलों की तरफ कम हो गया था, उसको बढ़ावा देने के लिए और औद्यानिक फसलों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई और उन योजनाओं का अब लाभ दिखाई पड़ रहा है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं चिरई गांव ब्लॉक के दिलीप कुमार मौर्य से, जो विभिन्न योजनाओं का फ़ायदा उठाते हुए अमरूद का बाग लगाकर आज प्रतिवर्ष अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इस वृत्तचित्र के माध्यम से दिलीप कुमार मौर्य से और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि जीविकोपार्जन का एक प्रमुख साधन है। बदलाव के इस दौर में किसान भी अपने आर्थिक उत्थान के बारे में तत्परता से सोच रहे हैं और अपनी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए आगे आ रहे हैं। आज के इस दौर में कृषि क्षेत्र में औद्यानिक फसलें इकाई क्षेत्र से अधिक आय, रोजगार और पोषण उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। औद्यानिक फसलें नकदी फसलों की श्रेणी में होने के कारण कृषि विविधीकरण के लिए भी सर्वथा उपयुक्त हैं। औद्यानिक फसलों में उपलब्ध अपार संभावनाओं को देखते हुए बड़ी संख्या में किसानों ने विभिन्न फसलों के उद्यानों को विकसित करने की दिशा में अपना कदम बढ़ाया और आज उनको इसका लाभ भी मिल रहा है। संपूर्ण देश में औद्यानिक विकास को गति देने के उद्देश्य से भारत सरकार और राज्य सरकारों ने कई योजनाओं की शुरुआत की। इन योजनाओं का लक्ष्य था बाजार में मांग के अनुरूप विभिन्न फलों का गुणवत्ता युक्त उत्पादन कराना और साथ ही बागों में खाली पड़ी जमीन पर इंटरक्रॉपिंग को बढ़ावा देना, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुतेरे किसान आगे आए। फलस्वरूप औद्यानिक विकास में आशातीत सफलता प्राप्त हो रही है। वाराणसी जनपद के ग्राम गौराकला विकास क्षेत्र चिरई गांव के एक प्रगतिशील प्रयोगधर्मी युवा किसान हैं दिलीप कुमार मौर्य, जिन्होंने लगभग 15 वर्षों पूर्व प्रयोग के तौर पर अमरूद की बागवानी की शुरुआत की। शुरुआती सफलता मिलने के बाद दिलीप कुमार मौर्य अपने बाग का विस्तार करते रहे। दिलीप कुमार ने अमरूद के बाग की शुरुआत डॉप्स योजना के अंतर्गत की थी। 96 से हम लोग ये ड्राफ्ट्स एक विधिकरण पे यूपी ड्राफ्ट्स के योजना के अंतर्गत हम आए लोग और किसानों से मिले और हमसे भी मिले। लोग इतना प्रेरणा दिए कि हम लोग थोड़ा सा लगाए, मात्र 1.5 बीघा लगाए हमने। तो उसको जो मार्केटिंग किए, जो हमको उसको बेनिफिट मिला, तो हमने आगे और बढ़ाए, कम से कम 1-2 बीघे और लगा दिए। सूखे की स्थिति में वृद्धि, कम वर्षा और पानी की कमी के चलते परंपरागत खेती में किसानों को लाभ नहीं हो रहा था। इसी बीच सरकार की तरफ से औद्यानिक फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं की शुरुआत हुई। दिलीप कुमार मौर्य की उद्यान विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मुलाकात हो गई। उद्यान विशेषज्ञों से संपर्क स्थापित होने के बाद दिलीप कुमार मौर्य को भी औद्यानिक फसलों में अच्छी संभावनाएं दिखाई देने लगी और उन्होंने
उद्यान विभाग द्वारा दिए गए पौधों को अपने खेत में लगाकर अमरूद उत्पादन के क्षेत्र में कदम रख दिया। उद्यान विभाग भी लोग आए, जब हमारा थोड़ा सा लगा था, जब देखे कि इनका अमरूद की खेती पर ज़्यादा ध्यान है, तो उद्यान विभाग वाले हमारे यहाँ आए। तो उद्यान विभाग वाले भी पेड़ दिए, तो हमने 2 बीघा उनसे पेड़ लेकर लगाए। उसके बाद फिर अपना पेड़ खरीद कर मार्केट से बढ़िया पेड़ लाए। उद्यान विभाग का जो पेड़ दिए हैं उस साल का इतना बढ़िया फल है उसका कि मार्केट में अच्छा डिमांड है। विशेषज्ञों की सलाह से बाग की देखभाल एवं विभिन्न सस्य क्रियाओं के करने से दिलीप कुमार मौर्य को अमरूद की अच्छी फसल मिलने लगी। अमरूद से प्राप्त आमदनी से दिलीप कुमार मौर्य का मन पूरी तरह से बागवानी में लग गया। अमरूद की बागवानी में उनका प्रयास सफल हुआ। हम लोग और सोच रहे हैं कि सुरखा लगाने के लिए इलाहाबाद से पेड़ मंगाने की सोच रहे थे, तो वहाँ उद्यान विभाग से हम लोग पूछे तो बोले कि ये उससे बढ़िया आपका जो फल हम लोग पेड़ दिए हैं उद्यान विभाग से, उससे बढ़िया वो है ज़रूर, मगर यहाँ तो ये वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ का ही इलाहाबाद सफ़ेदा और जो लखनऊ 49 है, यही सब वैरायटी हम लोग लगा रहे हैं और यही मार्केट का डिमांड है। दिलीप कुमार मौर्य की सफलता से प्रेरित होकर क्षेत्र के कई दूसरे किसानों ने भी अमरूद के बाग की ओर रुख किया। सभी नए किसानों का मार्गदर्शन दिलीप कुमार मौर्य ने अपने अनुभव के आधार पर किया। जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये सेकेंड वाला अभी तैयार नहीं है, ये आने पर कुछ दिन के बाद मतलब जब यह ख़त्म होगा ये दूसरा का लौ चलेगा, इसी तरह हो जाएगा। और इसमें जो हम लोग जो कल्ला है, ये जो कल्ला जो निकल रहा है, इसमें कल्ला में भी अभी फुटानी होगा। फुटानी होने पर ये चलकर माघ और आपका फागुन में ये कल्ले में फल आएगा। ये हम जब इसको कटिंग कर देंगे तो इसमें गांसा जरूर आएगा, मगर नर्रा मतलब जो गांसा भाग जाता है इसमें फलत कम आता है। और जो ये पहले का जो अपना है कटिंग नहीं करते हैं, इसमें कि देखिए ये सब फल आया हुआ है। और जो फलत जो ये हो रहा है ना, तो ये धीरे धीरे जो बड़ा होते जाएंगे, हम लोग तोड़ते जाएंगे, इसको मार्केटिंग करते जाएंगे। इसके बाद ये जो छोटा वाला कल्ला है तो इसके बाद ये भी तैयार हो जाएगा। ये सेकेंड लौ है, ये फर्स्ट लौ है, ये सेकेंड, और इसके बाद एक थर्ड लौ अभी है। अभी फुटानी इसमें आएगी, जब थोड़ा गर्म घाम लेगा तो इसमें लेते हुए इसमें फूल फल लगेगा। फरवरी के माह में हमारे पेड़ को लोग कटिंग करा दिए, और कटिंग कराने से होता क्या है कि इसमें से गोजा फूट जाएगा, नर्रा मती गोजा फूट जाएगा। गोजा में न फल आएगा न फूल आएगा। और यह जो है डाली जो है, ये देखिए इसमें से फूट कर छोटी डालियाँ, इसमें देखिए फल आ गए हैं, इसमें फल। मगर जिसमें अगर एक कटिंग कर दिया जाएगा, वहाँ से उसको काट दिया जाएगा उसके मूड़ी को, तो इसमें से नर्रा फेंक देगा तो उसमें एक भी फल जो आने वाला नहीं है। और इसी से जो है इस बार हम लोग मार खा गए बहुत ज़्यादा। आपने नहीं कटिंग किया है, आपका पेड़ फरा है, हम लोग कटिंग कर दिए, हम लोग का खड़ा हो गया है। दिलीप कुमार मौर्य की प्रेरणा से जिन किसानों ने अमरूद की बागवानी के क्षेत्र में कदम बढ़ाया, उन्हें बागवानी के फायदे मिल रहे हैं। दूसरे किसानों ने भी उद्यान विभाग से संपर्क कर उपलब्ध सुविधाओं एवं सहायता का लाभ उठाया और अपने बाग लगाकर आज वे भी अच्छी आमदनी प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। उद्यान विभाग से पेड़ मिला हमको, लोग कहें लगाने के लिए, तो हम लगा दिए। 5 साल हुआ है इसको लगाने, अब अच्छी इसकी उपज हो रही है। और
देखभाल थोड़ा करना पड़ता है, मतलब कटाई छटाई, इसलिए अब आमदनी बढ़िया हो रही है। एक खेत हमारा लगभग 1 एकड़ है, इसमें फलत के ऊपर 2 फसल आती है, इसमें लगभग 1 लाख के आसपास हमारा बच जाता है। और ये थोड़ा देखभाल तो राई अपने आप से करना, मजूरा नहीं लगाते हैं, इससे हमें फ़ायदा 1 लाख लगभग हो जाता है। हमने भी उद्यान विभाग से 1 एकड़ जो है का नाम मतलब कि अमरूद लगाया है। देखिए, छटाई करने से जो फलित आती है वो पेड़ का बड़ा बड़ा हो जाता है, और बड़ा बड़ा हो जाने के कारण जो है उसकी बाज़ार में मांग भी कम होती है। और जो छटाई नहीं किए हैं उस पेड़ में एक रंग का पेड़ जो है का नाम मतलब फलित जो छोटा साइज का बड़ा साइज का जो भी आता है वह एक रंग का आता है, उसकी मार्केट बाज़ार अच्छी मिलती है। और छटाई कर देने के बाद जो है वह फलित बड़ा हो जाता है और उसकी मार्केट नहीं मिल पाती है। हमने भी 1 एकड़ लगाया है। साल में 2 फसल आता है, एक फसल भादों का आता है और एक फसल अगहन का आता है। तो भादों वाले फलित में कीड़े ज़्यादा पड़ जाते हैं, इसलिए पैसे कम मिलते हैं, और अगहन वाले फलित में हम लोग को पैसा मिलता है, अच्छा पैसा मिलता है, बाज़ार भाव भी अच्छा मिल जाती है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि भादों का अमरूद हम लोग का न फरे बल्कि चैत का फरे। अच्छा, इसका कारण क्या है कि भादों में जो फर जाता है अमरूद, उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि जो हम लोग सिंचाई कर देते हैं गर्मी के दिन में, तो भादों का अमरूद मतलब समर जाता है, तो वो तो आधा गिर जाता है, नुकसान हो जाता है। मगर अगर हम सिंचाई न करें गर्मी के दिनों में तो ये अगहनी फल जो है हमको अच्छा मिल जाएगा। 1 एकड़ जैसे अमरूद हमने लगाया है तो दोनों सीजन मिला करके करीब 1 लाख सवा लाख के करीब पहुंच जाता है। और अच्छा अगर फल जाए तो 2 लाख भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहते फले तो। हाँ, अब उसकी छटाई कटाई तो मतलब उसका पेड़ का जो है का ना देखभाल, उसके खाद गोबर वगैरह अगर समुचित ढंग से अगर मिल जाए तो वो फली देने में कोई कमी नहीं रखेगा। दिलीप कुमार मौर्य बड़े क्षेत्रफल में फैले अपने अमरूद के बाग में कई प्रजातियों के पौधे लगा रखे हैं। अमरूद के विभिन्न प्रजातियों के फलों की मांग के कारण बाजार में दाम भी अच्छा मिलता है। सभी प्रजातियों के गुण एवं स्वाद अलग अलग होते हैं। इस तरह दिलीप कुमार मौर्य आज बाजार पर नजर रखते हुए अमरूद का उत्पादन कर रहे हैं। 2 एकड़ हमारे पास है अमरूद, और लगाने के लिए हम सोच रहे हैं कि और हम 2 एकड़ लगाएं। अच्छा वैरायटी खोज रहे हैं, हम हर वैरायटी का अमरूद लगाना चाह रहे हैं, और हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छी वैरायटी और मिले कि अच्छी हम लोग लगाएं। यहाँ लोग नासिक का ला रहे हैं, नासिक वाला भी बढ़िया वैरायटी है, मार्केट में उसका भी डिमांड है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि नासिक से भी थोड़ा सा पेड़ मंगा कर उसको लगाने की सोच रहे हैं। आज वाराणसी जनपद पूर्वांचल में एक प्रमुख अमरूद उत्पादक के रूप में उभरकर सामने आया है। राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन के अंतर्गत जनपद को अमरूद क्लस्टर के रूप में विकसित करने की अवधारणा अब फलीभूत हो चुकी है। योजनाओं में उपलब्ध सहायता, सुविधा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी हस्तांतरण के चलते अमरूद उत्पादन के क्षेत्र में एक क्रांति सी आ गई है। दिलीप कुमार मौर्य अपने बाग में 200 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक के फल उत्पादित करते हैं। एक जैसे रंग और साइज के कारण बाजार में अच्छा दाम मिल जाता है। वर्ष में 2 बार फल प्राप्त होने के कारण आज अमरूद की बागवानी एक उद्यम का रूप ले चुकी है। बाग में खाली पड़ी जमीन पर अन्य फसलों जैसे सब्जी, मसाला और दलहनी फसलों की भी खेती करना लाभदायक साबित होता है। इंटरक्रॉपिंग के तहत अन्य फसलों की खेती से जहां अतिरिक्त उपज मिलती है, वहीं मिट्टी की सेहत ठीक रहती है और जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहती है।
परंपरागत खेती के साथ ही अमरूद के बाग लगाकर समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। दिलीप कुमार मौर्य को 1 एकड़ के बाग से लगभग 2 लाख रुपए प्रति वर्ष का शुद्ध लाभ हो जाता है। फल यदि गुणवत्ता युक्त होंगे तो मुनाफे में भी और वृद्धि हो सकती है। बरसात वाला जो फसल होता है उसमें कम पैसा पैदा होता है, उसमें कीड़ा उड़ा पड़ जाते हैं, जो बिक जाता है उसमें हम लोग खर्चा चल जाता है, खाद पानी का और बीज का, मतलब धुलाई उलाई के या दवा ववा जो देना होता है उससे चल जाता है काम। और जो बरसात वाला है तो ये हमारा जाड़े वाला है तो ये 6 महीने हम लोग को चलता है। 6 महीने में मतलब कि हमको 1 एकड़ में हमको कम से कम 3 लाख रुपए के आमदनी हो जाती है लमसम। अगर मार्केट बढ़िया मिल जाए तो हमको 4 के भी ऊपर जा सकते हैं, और मार्केट नहीं भी है, अगर 20-25 का भी बिकेगा तो तब भी अगर 5 रुपया भी किलो बिकेगा तब भी इसमें आमदनी अच्छा है। फलत बढ़िया हो जाए तो आमदनी अगर 5 रुपया भी किलो बिक जाए तो बहुत है। आज समय की मांग है कि खेती में कुछ नया किया जाए और पारंपरिक खेती के साथ औद्यानिक फसलों की खेती कर ग्रामीण भारत में जीवन स्तर को सुधारा जाए। कृषि सुप्रबंधन से ही खेती में कुछ हासिल किया जा सकता है। दिलीप कुमार मौर्य की सफलता ने इस सच्चाई को साबित कर दिया है। किसान भाइयों, दलहनी फसलों खास तौर से चना के बीज उत्पादन के लिए आप क्या सावधानी पर सस्य क्रियाएं करें, किस तरह से फसल का प्रबंधन करें जिससे आपको स्वस्थ और गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त हो सके, इस बारे में बातचीत करने और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं सोनभद्र जनपद के प्रगतिशील बीज उत्पादक शिव प्रकाश से। तो सिंह साहब, चना के बीज उत्पादन के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अब पौधे अंकुरित हो चुके हैं और 5 से 6 सेंटीमीटर के हैं, तो इस समय क्या सावधानी बरतनी? सबसे बड़ी बात, बीज उत्पादन के लिए जो बीज लिया जाता है उसमें पहले तो उसके ग्रेड होते हैं। जो फाउंडेशन सीड होता है उससे सर्टिफाइड सीड प्रमाणित बीज तैयार होता है। चाहे उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम का मैं बीज से उत्पादन करता हूँ, प्राइवेट से भी लें तो फाउंडेशन सीड टैग लगा हुआ लें, जिससे कि जो बीज हो वो प्रमाणित बीज जो है तैयार हो सके। और उसमें सबसे बड़ी सावधानी है कि पृथक्करण की दूरी, बगल में जो दूसरी फसल हो चने की, दूसरे की तो हो सकती है, उसकी दूरी 5 मीटर होनी चाहिए। मतलब पृथक्करण यानी कि जो बीज उत्पादन के लिए आप खेती कर रहे हैं उससे चना की जो और फसल हो वो कम से कम दूर रखें। वो 2-5 मीटर कम से कम दूरी उसकी रहनी चाहिए। इससे फायदा क्या होगा? उससे परागकरण की क्रिया जो होती है फसल में याद की है, उसके पराग इसमें आएंगे तो वो बीज जो है वो शुद्ध नहीं रह जाएगा। इसके अलावा क्या, जैसे सिंचाई है या उर्वरक प्रबंधन है, और इस समय चना में एक कटुई कीड़ा भी लगता है, तो इन सबों के प्रबंधन के लिए क्या दें? प्रबंधन की सबसे पहले बीज को शोधित करके ही हम बुआई करें। और बीज शोधित करने के लिए चना एक ऐसी प्रजाति है कि इसको नाइट्रोजन खाद की आवश्यकता नहीं होती, केवल फास्फेटिक खाद की आवश्यकता होती है। मैं तो खेती करते समय किसी भी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करता। फास्फेटिका और राइजोबियम कल्चर जो चना के लिए अलग आता है, इसके द्वारा शोधित लाइन में इसकी जो है हम बुआई करते हैं, खेत की अच्छी तरह जुताई करके, और इसको सीड ड्रिल के माध्यम से और छिटकुआ विधि से, दोनों से इसकी बुआई करते हैं। और जब फसल लगभग 40 दिन की होती है उसके बीच में हम इसको देखते रहते हैं और स्थानीय स्तर पर इसकी खुटाई भी कराते हैं। लेकिन उसके बाद इसमें इफ्को द्वारा या कई कंपनियों का जो है घुलनशील पाउडर आ चुके हैं, जैव उर्वरक के अलावा रासायनिक खादों में। और जो हम रासायनिक खाद उस समय नहीं दिए हैं
उसका जो है हम पानी में जो घुलनशील है, जैसे आपका नाइट्रोजन और फास्फेट, इफ्को का हम लेते हैं 1744 का, और 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके उसकी 40 दिन पर पहली छिड़काव करते हैं, और 15-15 दिन के बाद 20-20-20 की भी उसके घुलनशील पाउडर आते हैं, उसकी छिड़काव करते हैं। उससे हमारी लागत जो है, आज फास्फेटिक खाद बड़े महंगे हैं, काफ़ी कम हो जाती है, और उससे अच्छा बढ़ावा भी आता है। और बीच में हम देखते रहते हैं कि फसल में अगर कीट लग गए, फसल काट रहे हैं, तो 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अगर हमको कीट 2 से अधिक दिखाई देते हैं, तब तो हम जो है कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। आज एक मानसिकता हो गई है कि तुरंत दवा मारें और कीट मर जाए, लेकिन एक स्वाद लेते हैं कीट, उस स्वाद के अनुसार अपना भोजन करते हैं। तो हम अगर नीम ऑयल का स्प्रे उस पर कर देंगे तो उसकी स्वाद परिवर्तित हो जाएगी, कीट खाना उसका बंद कर देंगे, और बेविरिया बासियाना का प्रयोग जब करते हैं तो कीट बीमार हो जाएगा और धीरे धीरे वो 1 हफ्ते में मर जाएगा। मतलब इससे आपकी गुणवत्ता भी बनी रहती है उपज की। जी जी जी, इससे गुणवत्ता भी बनी रहती है, और मित्र कीट जो है हमारे, वो खेत में बने रहते हैं। मुख्य रूप से फली छेदक कीट जो है वो अपना अंडा इन पौधों पर देता है। इसके बाद एक अलग से ट्राइको कार्ड आता है, जिसकी ततैया जो है इस कीट के अंडे को खाती है। तो ट्राइको कार्ड को भी हम लगाते हैं अपने खेतों में, अभी तो नहीं, जब फसल कुछ बड़ी हो जाएगी, जब फल फूल तो ट्राइको कार्ड हम ला करके अपने यहाँ उसको ठंडे जगह पर फ्रीज में रखे हुए हैं, और एक निश्चित तापक्रम में उसकी तितलियाँ निकलती हैं और अपने अंडे इनके फली छेदक कीट के अंडे पर अंडे देती है, जिससे समाप्त हो जाते हैं। तो रासायनिक दवाओं का उपयोग नहीं करना पड़ता है। अच्छा, एक सिंह साहब आपने एक बात की कि खुटाई करते हैं, तो खुटाई का क्या फायदा है? खुटाई का है कि जब इसके ऊपर से जो कल्ले काट देंगे तो नीचे कई कल्ले उसमें से निकलते हैं, और उससे पौधे का विकास तेज़ी से होता है और शाखाएं ज़्यादा हो जाती हैं। अगर खुटाई नहीं होगा तो उसके निश्चित कल्ले रह जाएंगे, और खुटाई करने के बाद पहली खुटाई 40 दिन पर कराइए, उसके बाद खुटाई बंद कर दीजिए, तो उसमें कल्ले बढ़ जाएंगे। तो मतलब उससे उपज भी ज़्यादा हो, उपज निश्चित रूप से कल्ले बढ़ेंगे तो दाने बढ़ेंगे, वो पैदावार बढ़ेगी। ठीक है सिंह साहब, चना बीज उत्पादन में बरती जाने वाली सावधानियों और इसमें होने वाले लाभ के बारे में जो आपने जानकारी दी, निश्चित तौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। बातचीत करने और जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यही संपन्न होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।